नमस्कार साथियों मैं अधिवक्ता गौरव व्यास और आप देख रहे हैं शिक्षार्जन अकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हम इस एपिसोड में बात करेंगे एक ऐसे रेप केस की जिसमें पीड़िता और उसके परिवारजन जब न्यायालय में उपस्थित होते हैं तो न्यायालय में आकर के घटना से इनकार ही कर देते हैं। घटना से इनकार ही नहीं करते हैं बल्कि जिस व्यक्ति पर रेप के आरोप लगाए गए थे एफआईआर में 164 के स्टेटमेंट में उन सभी को सिरे से नकार दिया जाता है और उस आरोपी व्यक्ति को पहचानने तक से इनकार कर दिया जाता है। आज की कहानी है एक ऐसे ही जजमेंट की जो कि मध्य प्रदेश के गुना जिले के अंतर्गत ट्रायल कोर्ट के द्वारा सुनाया गया था। जी हां, ये मैसेज है उन व्यक्तियों के लिए जो न्यायालय की कार्रवाइयों को मजाक समझते हैं, जो न्यायालय की कार्रवाइयों का दुरुपयोग करते हैं, जो सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं। आइए बात करते हैं ऐसे ही एक केस के विषय में। घटना है 18/11/2020 की। आरोप लगाए जाते हैं रेप के। एक लड़की है जिसकी उम्र करीब 13 वर्ष रिकॉर्ड पर आती है। लड़की का कहना है कि जब वह अपने, जो आपने देखा होगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में चौक होते हैं जिसको हम दलान भी बोलते हैं, गर्मियों के टाइम में हम बाहर सोते हैं या कुछ व्यक्ति सर्दियों में भी सोते हैं। तो लड़की बाहर सो रही थी दलान में और ये लड़की अपने माता पिता के साथ ना रह करके अपने नाना नानी यानी कि ननिहाल में रहती थी, क्योंकि इसके माता पिता मजदूरी करने के लिए बाहर गए हुए थे और अपनी बेटी, एक नाबालिग बेटी को उसके ननिहाल में उसके नाना नानी के यहां छोड़ गए थे। ये लड़की अपने कजन यानी कि मामा की लड़की के साथ बाहर दालान में सो रही होती है। ठीक रात के 11 बजे आरोप है एफआईआर का और 164 का, उसके अकॉर्डिंग रात के ठीक 11 बजे घटना वाले दिन अभियुक्त आरोपित व्यक्ति दलान में आता है और इस लड़की को बलपूर्वक उठा करके अपने साथ ले जाता है। जब इसने चिल्लाने का प्रयास किया तो इसका मुंह उसके द्वारा बलात् बंद कर दिया जाता है, चिल्ला ना सकी। लड़की को आरोपी उसके घर के पीछे खेत में एक नाला है उधर ले जाता है और उसके साथ रेप करता है। लड़की भागी भागी अपने घर आती है और नाना नानी मामा मामी इन सबको आप बीती घटना बता देती है। घटना है 18 तारीख की, रात्रि 11 बजे की। नवंबर का महीना है 2020। सुबह 19 तारीख को ये लोग पुलिस थाना आरोन पहुंचते हैं, जो कि जिला गुना के अंतर्गत एक थाना है। पुलिस थाना आरोन पहुंचने पर इन्होंने आरोपित व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई और एफआईआर में घटना को, जो कि हम अभी वर्णित कर चुके हैं पीछे, बताया कि कैसे कैसे घटना घटित हुई और आरोपी किस तरीके से उसके घर में एंटर्ड हुआ और कैसे उसको उठा करके ले गया और उसके साथ फिर क्या किया। ठीक है, पुलिस के द्वारा एफआईआर लिखी जाती है और जनरली जो होता है 161 के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं, लड़की के मामा मामी के, नाना नानी के, इन सब के रिकॉर्ड किए जाते हैं। अगले ही दिन 19 तारीख को ये रिपोर्ट होती है। 20 तारीख को अगले ही दिन, घटना के 2 दिन बाद, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के समक्ष ले जाकर के लड़की के और उसके परिवारजनों के बयान नोट करवाए जाते हैं। 164 के बयान बता दें कि न्यायालय में मजिस्ट्रेट के समक्ष नोट किए जाते हैं, इनका बड़ा महत्व है। 164 के बयान नोट कर लेती है पुलिस। अब पुलिस का नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस का पार्ट है वो पूरा करती है।
लड़की की निशानदेही पर जो पीड़ित व्यक्ति है वही तो बताएगा, घटना स्थल का नक्शा मौका वही तो कराएगा, क्योंकि वही घटना स्थल पर मौजूद थी। तो लड़की घटना स्थल पर जाती है और घटना का नक्शा मौका बताती है। पुलिस उस नक्शे मौके को बना करके अपने डॉक्यूमेंट्स तैयार करती है, उस नाले पर जाती है जहां अभियुक्त व्यक्ति उस पीड़िता को लेकर के गया था, उसके साथ दुष्कर्म यानी कि बलात्कार किया था। इसके बाद पुलिस कुछ मेडिकल फॉर्मेलिटीज पूरी करती है, जिसमें लड़के और लड़की दोनों का मेडिकल कराया जाता है और उसकी जो मेडिकल से प्राप्त आर्टिकल्स को विधिवत जब्त करके सागर एफएसएल के लिए भेज दिया जाता है। अंततः चार्जशीट न्यायालय में फाइल होती है। अब चूंकि आपने देखा होगा कि अक्सर समाज में ये देखने को मिलता है कि आरोपी व्यक्ति द्वारा जब अपराध किया जाता है और फरियादी व्यक्ति द्वारा रिपोर्ट लिखाई जाती है, उसके बाद में जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ता है, चार्जशीट फाइल होती है। अगर आरोपित व्यक्ति को ये लगता है कि उसे न्यायालय से दोषसिद्धि मिल सकती है, उसे सजा हो सकती है, तो वह अपना हर एक संभव प्रयास करता है बचने के लिए और उन गवाहों को तोड़ता है जो कि न्यायालय में उसे दोषिता से बचा सके। यही काम इस व्यक्ति ने भी किया। गवाहों को तोड़ना, गवाहों को बहलाना फुसलाना, उनको लालच देना, उनको धमकी देना, तरह तरह के जो भी साम दाम दंड भेद जो भी अपना सकता है वो अपनाता है व्यक्ति। इसने भी यही किया होगा। इस केस को ये देख करके ऐसे ही लगता है। जब न्यायालय में उस पर आरोप लगता है, देखिए न्यायालय में सबसे पहले ट्रायल स्टार्ट होती है आरोप से। आरोप लगने के बाद में गवाही स्टार्ट हो जाती है, मुख्य परीक्षण, प्रतिपरीक्षण, आवश्यकता पड़ती है तो पुनः परीक्षण, पुनः प्रतिपरीक्षण, ये सब कुछ होता है। तो फिर क्या होता है, लड़की जब न्यायालय में कथन देने आती है, यानी कथन नहीं बयान, साक्ष्य देने के लिए, जिसको मुख्य परीक्षण कहा जाता है न्यायालय भाषा में। जब लड़की मुख्य परीक्षण के लिए न्यायालय में हाजिर होती है, तब लड़की अभियुक्त व्यक्ति को पहचानने से इनकार कर देती है और अपने साथ होने वाली हर एक घटना को डिनाई करती है। चूंकि लड़की नाबालिग थी, नाबालिग को न्यायालयीन जगत में शपथ नहीं दिलाई जाती है। शपथ न दिलाने के कारण उसे होस्टाइल भी नहीं किया जा सकता है, यानी कि पक्षद्रोही घोषित नहीं किया जा सकता है। इस केस में इस नाबालिग लड़की को छोड़ दें तो सभी व्यक्तियों को जो कि साक्ष्य देने आए थे, प्रोसिक्यूशन के द्वारा पक्षद्रोही घोषित किया गया और पक्षद्रोही घोषित करने पर उनसे वे प्रश्न पूछे जो कि प्रतिपक्षी द्वारा क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। तो लड़की ने मना कर दिया, लड़की की नाना नानी ने मना कर दिया, लड़की के मामा मामी ने मना कर दिया कि ऐसी कोई घटना ही नहीं हुई है और ना ही हम इस व्यक्ति को जानते हैं जिस पर रेप के चार्जेस लगे हैं। तो फ्रेंड्स, न्यायालय ने ऑब्जर्व किया कि लड़की मना कर रही है, जबकि लड़की एफआईआर में बोल रही है, लड़की 164 के स्टेटमेंट में बोल रही है, यह लड़की सही है। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि लड़की अब न्यायालय मुख्य परीक्षण में एकदम सारी घटना को डिनाई करती है। न्यायालय सब कुछ समझ गया। इसमें जो दोषिता सिद्ध की गई थी, आधारित की गई थी, उसे सजा दी गई थी, वो किस पॉइंट के आधार पर दी गई थी? क्या गवाहों के साक्ष्य के आधार पर? नहीं, गवाहों के साक्ष्य के आधार पर इसकी दोषिता नहीं की गई थी, बल्कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के आधार पर। लड़की मेडिकल के दौरान लड़की का डीएनए लिया गया, लड़के का डीएनए लिया गया और दोनों को मैच किया गया। और लड़की के जो कपड़े थे, जो सलवार थी, उस पर से जो डीएनए उठाया गया था जो और लड़की से उठाया गया, तो दोनों को मैच कर दिया गया, बखूबी मैच कर गया। अब कैसे इसको डिनाई किया जा सकता है? कैसे? जबकि लड़की की साक्ष्य से और उनके घर वालों की साक्ष्य से न्यायालय को ये प्रतीत हो गया कि ये झूठ बोल रहे हैं। न्यायालय ने अपना जजमेंट पास किया दिनांक 20/1/2022 को। आरोपी व्यक्ति सन्न रह गया जब उसे जजमेंट सुनाया गया। जी हां, न्यायालय ने यह जजमेंट पास किया
कि तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंचती है कि आरोपी व्यक्ति के द्वारा फलानी फलानी दिनांक को यह घटना कारित की गई थी, और जब घटना कारित की गई थी लड़की की उम्र 18 वर्ष से कम थी, इसलिए नाबालिग थी, इसलिए इस पर धारा 3-4 पॉस्को एक्ट के अंतर्गत सजा दी जाती है। 376 के अंतर्गत इसको सजा दी जाती है। तो सजा मालूम है कितनी दी गई? 2022 में सजा दी गई है 20 वर्ष का सश्रम कारावास। 376। साथियों, ये था न्यायालय का जजमेंट 20/1/2022 का, जिला गुना, थाना आरोन। ये उन व्यक्तियों के लिए सबक है जो न्यायालय की कार्रवाइयों को हल्के में लेते हैं, जो कानून को हल्के में लेते हैं, जो ये समझते हैं कि हम अपराध कर देंगे और बाहर सब सेटलमेंट करके राजीनामा करके बच जाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। इसी रेप की सीरीज में हमने काफी वीडियो बनाया है। इसमें एक नया इंटरेस्टिंग केस आपके लिए नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे। वो ये है कि आज का केस था कि कैसे आरोपी गवाहों को पलटने के बाद भी सजा तक पहुंच जाता है, लेकिन जो दूसरा केस आने वाला है वह है कि कैसे एक निर्दोष व्यक्ति सिस्टम की कमियों के कारण दोष सिद्ध होता है और सजा भुगतता है। इस पर विश्लेषणात्मक चर्चा हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। साथियों, ये अपनी तरह का एक ऐतिहासिक, एक अनूठा फैसला है जो कि भारत के विधि जगत में सुनाया गया है। इसमें कानून की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसका फेलियर कितना बड़ा है और कैसे कोर्ट ने उसे ऑब्जर्व नहीं किया, ये भी एक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे अपनी इस वेब सीरीज लेक्चर यानी कि एपिसोड के माध्यम से। तो साथियों, आपने देखा कि ये तो एक उदाहरण है 376 का। ऐसे न जाने कितने उदाहरण है। 302 में राजीनामा हो जाता है, लोग बयान पलट देते हैं। 307 में लोग बयान पलट देते हैं और न्यायालय के लिए कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट कर देते हैं। जब न्यायालय को कॉन्ट्रडिक्शन लगता है तो संदेह आ जाता है। संदेह का लाभ अभियुक्त व्यक्ति को देकर के न्यायालय को दोषमुक्त करना होता है। लेकिन न्यायालय स्वतंत्र है। न्यायालय का अपना एक जुडिशियल विवेक है, न्यायिक विवेक है। अगर उसने उसका प्रयोग कर लिया ठीक से तो जो दोषी व्यक्ति है, चाहे कितनी भी गवाही पलट दी जाए, बच नहीं सकता न्यायालय के फंदे से। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, किसी नेक्स्ट लीगल अपडेट्स के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।